Hello, I'm Charulata Biswas, and you're watching the Indian Express. Today, we will delve into the latest developments surrounding CAA, which is the Citizenship Amendment Act. The Centre has issued rules, and now we have been introduced to an online portal as well. So, to talk about the intricacies around CAA, I'm being joined by Deeptiman Tiwari, who is my senior colleague here, and he's covering this in detail. So, the first question to you is, then versus now. You wrote in your article that there has been some kind of relaxation. So, can you talk to me about those relaxation or ease of procedure while we are sort of submitting the application? See, as we all know, the Citizenship Amendment Act 2019 has been designed to grant citizenship to Hindus, Sikhs, Jains, Buddhists, Parsis and Christians. Right. Basically excluding Muslims from Pakistan, Afghanistan and Bangladesh. Right. तो यहाँ से जो लोग जो है the CAA presumes कि ये जो कम्युनिटीज़ हैं जो कि माइनॉरिटीज़ हैं इन सभी देशों में, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ में इट प्रिज्यूम्स कि इनके साथ रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ है और उसी की वजह से ये लोग भागकर इंडिया आए हैं और अब इंडियन सिटीजनशिप सीख कर रहे हैं। देखिए, पहले क्या होता था कि अगर आपको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए तो आपको करीब थ्रू जो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस, एक तो पहले आपको होता था कि वैलिड पासपोर्ट और वैलिड वीज़ा के थ्रू आप पहले इंडिया में एंट्री होनी चाहिए थी आपकी। करेक्ट। क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट्स को जो पहले हमारा वो था उनको हम नहीं देते थे सिटीजनशिप, जो कि इलीगली इंडिया में एंटर किया हो। और इलीगल इमिग्रेंट में हम उनको भी गिनते थे जो कि अपने वीज़ा के पीरियड को, कि मतलब उनके पास मान लीजिए कि पासपोर्ट भी है और वीज़ा भी है लेकिन ओवर स्टे कर गए, उनको भी हम लीगल इमिग्रेंट मानते थे, तो उनको भी सिटीजनशिप हम नहीं देते थे। तो सीए तो हालांकि ये प्रोटेक्टिव लॉ है, क्योंकि दुनिया भर से तरह तरह के लोग आएंगे तो आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन ख़ास करके इन माइनॉरिटीज़ के लिए जो कि इन देशों में माइनॉरिटीज़ हैं, इनके लिए ख़ास करके ये अमेंडमेंट जो है सिटीजनशिप एक्ट में लाया गया, जिसमें कि ये कोशिश किया गया कि अगर उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं भी हैं, क्योंकि सपोज़ कीजिए जैसे सरकार का ये कहना है कि भाई वो तो भाग के आए हैं, उनके साथ तो रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा था, तो वो तो अपनी जान बचा के आए हैं या अपनी बहू बेटियों की इज्जत बचा के आए हैं, तो हो सकता है कि आते वक्त उनको जो है वो पासपोर्ट नहीं मिला या फिर जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए या वीज़ा इंडिया की तरफ से नहीं मिला, बॉर्डर क्रॉस करके आ गए, यहाँ पे हैं और अब हमसे गुहार लगा रहे हैं कि हमको आप हम कहाँ जाएं, हमें आप जगह दीजिए, हमें सिटीजनशिप दीजिए, हमारे पास राइट्स नहीं है वो हमें दीजिए। तो उन लोगों को ये सुविधा देने के लिए ये नया अमेंडमेंट लाया गया। पहले जो था एक प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन होता है जिसमें कि ऐसे लोग जो कि बाहर से आए हैं उनको करीब करीब 12 साल लगते थे आपको सिटीजनशिप इंडिया में लेने के लिए, क्योंकि पहले तो आप उसमें था कि जब तक आपका क्यूमुलेटिव स्टे इन इंडिया होना चाहिए 11 साल का, ठीक है। उसके बाद आपने जब एप्लीकेशन फाइल किया सिटीजनशिप के लिए तो उसके पहले 12 महीने आप लगातार इंडिया में रहे हुए होने चाहिए। तो ये 12 साल का पीरियड था टोटल। इसके पहले ये सिटीजनशिप एक्ट आने के पहले भी सरकार ने एक नोटिफिकेशन के थ्रू जो है उस पीरियड को घटा दिया था, और इस सिटीजनशिप एक्ट में भी उसको घटा के 5 साल कर दिया गया। 5 साल वो और 12 महीने का जो पीरियड है वो मिला के आप कहें तो 6 साल। अच्छा, ठीक है। तो 6 साल आपको चाहिए सिटीजनशिप, कम से कम आप इंडिया में उतने टाइम रहे होने चाहिए। और सिटीजनशिप एक्ट में एक कट ऑफ डेट है जो कि है दिसंबर 31 2014। उसके पहले या तो उस दिन या उसके पहले आप आए हैं तभी आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं इन 3 देशों से, और वहाँ के अगर माइनॉरिटी हैं तो ये मोटे तौर पे जो है वो सिटीजनशिप एक्ट है। ये सिटीजनशिप एक्ट जो है वो 2019 में दिसंबर में पारित हुआ पार्लियामेंट के द्वारा, लेकिन चूँकि पूरे देश में इसके ऊपर काफ़ी हंगामा हुआ, नॉर्थ ईस्ट में इसके ऊपर हंगामा हुआ, बाकी देश में भी मुस्लिम्स के द्वारा हंगामा हुआ, और जो लिबरल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी है, उनके द्वारा हंगामा हुआ कि ये
एंटी माइनॉरिटी है और ये जो है वो सिंगल आउट कर रही है मुस्लिम्स को। तो उसके तहत जो है वो और कुछ इंटरनेशनल फॉल आउट भी हुए, जैसे बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उनकी तरफ से कुछ बयान आए कि इसकी क्या ज़रूरत थी। तो उसको लेकर जो है वो ये स्थगित हो गया और बैक बर्नर पे रहा करीब 4-4.5 साल। और अब इलेक्शन के ठीक पहले ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इसके रूल्स फ्रेम किए जा रहे हैं। तो मोटे तौर पे ये जो है ये कानून का परिदृश्य है, इसका परिप्रेक्ष्य है। जो इसमें रूल्स जो फ्रेम किए गए हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं और हमारे आर्टिकल में भी आप देख सकते हैं। ये PDF फाइल इट्स देयर एंड यू कैन डाउनलोड दिस PDF फाइल। सो यू वर टॉकिंग अबाउट द रूल्स, सो कैन यू टेक अस थ्रू द रूल्स? सो ये अभी तक इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया क्योंकि इसके रूल्स ही फ्रेम नहीं हुए। किसी भी लॉ के रूल्स फ्रेम करने क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि सपोज कीजिए आप कहें कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो एलिजिबल होने के बाद भाई आपको ये बताना पड़ेगा ना कि किस तरह के फॉर्म भरने हैं, किस तरह के कागजात उस फॉर्म के साथ संलग्न करने हैं, किस तरह का एविडेंस देना है। तो वो जब तक होगा नहीं तब तक कानून होते हुए भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। हाँ। जैसे कि पुलिस को आप पावर दे दे कि वो अरेस्ट कर सकता है, तो कैसे अरेस्ट करेगा, अरेस्ट करने के बाद क्या करेगा, ये तो बताना पड़ेगा ना। तो इसीलिए रूल्स फ्रेम करने जरूरी होते हैं। तो अब जाके रूल्स फ्रेम हुए हैं तो अब ये लॉ इम्प्लीमेंट हो पाएगा। अब इसमें चक्कर क्या है कि रूल्स फ्रेम जब हो रहे थे तो उसमें किस तरह के सवाल थे? सवाल ये थे कि आपने कानून तो बना दिया है, कानून में आपने कहा कि इस कम्युनिटी के लोग इस देश से 2014 दिसंबर 31 के पहले आए होने चाहिए तो हम दे सकते हैं। तो इसमें 3 चीज़ें हैं जो आपको प्रूव करनी पड़ेंगी। पहले तो वो कि आप इन 3 देशों से आए हैं, दूसरा कि आप इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, और तीसरा कि आप दिसंबर 31 2014 के पहले आए हैं भारत में। इन तीनों चीज़ का सबूत कम से कम वो तो देना पड़ेगा। हालांकि CAA में सरकार ने ये छूट दे दी कि आपको बिना वीज़ा बिना पासपोर्ट के भी इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगा, लेकिन जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि कोई तो डॉक्यूमेंट होना चाहिए बंदे के पास, नहीं तो फिर तो कोई भी आके क्लेम कर लेगा कि मैं हिंदू हूँ और पाकिस्तान से आया हूँ, तो सिटीजनशिप तो नहीं दे सकते ना। तो उसके लिए रूल्स फ्रेम किए गए जिसमें कि ये बताया गया कि ठीक है आपके पास वीज़ा नहीं है, आपके पास पासपोर्ट नहीं है क्योंकि आप भाग के आए हैं, परसिक्यूट होकर आए हैं, लेकिन आप कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट उस देश से, जिस देश से आप आए हैं, उसके सरकार के द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट हो जिसमें कि आपका नाम हो और आपका पता हो, जिससे कि ये पता चले कि आप उस देश के नागरिक या उस देश में रहते थे पहले। यहाँ तक कि सरकार ने ये भी अलाउ किया है कि आपके परदादा का भी अगर डॉक्यूमेंट है, यानी कि अब परदादा तो हो सकता है कि अनडिवाइडेड इंडिया में रह रहे होंगे, जब बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत एक ही था। अब मेरे परदादा खुद ही अनडिवाइडेड इंडिया में रहते थे, तो आपके परदादा का भी कोई डॉक्यूमेंट है जिससे कि ये पता चले कि आपके परदादा अफगानिस्तान में रहते थे या आपके परदादा पाकिस्तान में रहते थे, तो वो भी एक्सेप्टेबल है। तो इतनी ज़्यादा छूट इसमें दी गई है कि कोई भी आपका बच्चा किसी स्कूल में जाता था उसका सर्टिफिकेट दे दीजिए, कहीं आपने म्यूनसिपैलिटी से कोई वो बनवाया है वो दे दीजिए, कोई भी डॉक्यूमेंट है। अगर आपके पास पासपोर्ट है, बट अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, मान लीजिए अगर किसी को इस पोर्टल में जाके वो एप्लीकेशन को फिल करना है, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, बिल्कुल ही कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तब तो बड़ी मुश्किल है। आपको अपना ये तो प्रूव करना पड़ेगा कि आप इन जो कम्युनिटीज हिंदू, जैन, पारसी, सिख है, उसमें से आप एक हैं, है ना। किसी एक तरह से तो उनके लिए भी काफी ये मुश्किल पैदा हो चुकी है कि आपको वो कागज दिखाने पड़ेंगे कि कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए। लेकिन ये बहुत ही आसान कर दिया गया है, क्योंकि आप कोई भी, मतलब पहले चूंकि बस ये था कि पासपोर्ट होना इसका चाहिए। एक रूल में जो लास्ट डॉक्यूमेंट मेंशन किया गया है, एनी अदर डॉक्यूमेंट। राइट। तो एनी अदर डॉक्यूमेंट का तो डेफिनेशन इतना बड़ा है कि इसमें आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो है, जो कि सरकारी अथॉरिटी से वहाँ के आपको मिला होगा, है ना, जो आपके पास है वो आप देके कर सकते हैं। अगर आपके पास बिल्कुल ही कुछ नहीं है तो फिर तो मुश्किल है।
दूसरा है कि डेट ऑफ एंट्री। डेट ऑफ एंट्री में करीब करीब 20 डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए गए हैं और इसमें बहुत ही आसान कर दिया गया है, क्योंकि इसमें आपके पास वीज़ा है तब तो कोई बात ही नहीं है, रेजिडेंशियल परमिट है तब तो और भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये 2 इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं भी हैं तो भी आप यहाँ पे जब आए, अगर मान लीजिए आप 5-6 साल 7 साल से रह रहे हैं, 10 साल से रह रहे हैं, तो आपने अपने बच्चे को किसी स्कूल में एडमिशन कराया होगा, उसका कोई डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है। हो सकता है कि आपने कोई राशन कार्ड बनवा लिया हो, आधार कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट भी ये है ना, आपने शादी की है, मैरिज सर्टिफिकेट होगा आपके पास, या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस आपने बनवाया होगा, गाड़ी किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड बनवाया होगा, कुछ भी, जो भी, यहाँ तक कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो जब सेंसस हुआ होगा तो कोई आपके घर आया होगा या आपके रिफ्यूजी कैंप आया होगा और आपका सेंसस हुआ होगा, उसकी एक स्लिप बनती है। वो स्लिप अगर आपके पास है तो उससे ये पता चल जाएगा कि आप इस डेट से पहले भारत में थे। तो डेट ऑफ एंट्री वहाँ से, यहाँ तक कि अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ की जो लोकल बॉडी होगी, म्यूनसिपैलिटी हो या विलेज पंचायत हो, ग्राम पंचायत जिसको बोलते हैं, उसका कोई भी इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, वो आपको लिख के अगर दे देगा कि हाँ मैं इनको जानता हूँ और ये इस समय से यहाँ पे रह रहे हैं, दैट इज गुड इनफ। ओके, सो इट मेक्स इट एक्सट्रीमली इजी फॉर these refugees to get citizenship through this route. ओके। अगर रूल्स की बात करें, इसके प्रोसीजर में भी आपने अपने आर्टिकल में लिखा है कि एक कमिटी है जो असेसमेंट करेगी, आप उस कमिटी के बारे में बात कर सकते हैं? देखिए, इसका पहले परिप्रेक्ष्य समझें कि CAA एक कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशन है। जब ये आया तो इसको एंटी माइनॉरिटी बताया गया और बताया गया कि मुस्लिम्स को सिंगल आउट किया गया है। ये भी, और उसका कारण ये था कि देश के गृह मंत्री कानून आने के पहले उन्होंने कहा कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले CAA आएगा, फिर NRC आएगा, NRC में जो इलीगल सिटीजन हैं उनको निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी और CAA के थ्रू हिंदू, जैन, सिख, पारसी और क्रिश्चियन को सिटीजनशिप दे दी जाएगी। तो इस दोनों को जोड़ के लोगों ने जो मतलब निकाला उसका ये था कि भैया मुसलमान को डिसइनफ्रेंचाइज करना है। यानी कि अभी तो आज आप देश में जाएंगे तो सबके पास डॉक्यूमेंट, शायद जो सदियों से यहाँ पे रह रहे हैं उनके पास भी सारे डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे, तो आप उसमें सबको निकाल दो और कुछ खास कम्युनिटीज़ को CAA के थ्रू वापस ले लो। इस तरह के कयास लगाए गए। हमें नहीं पता कि गवर्नमेंट का ऐसा इंटेंशन था या नहीं था। इस तरह के कयास लगाए गए जिस पे हंगामा हुआ, तो कई सारे स्टेट्स ने ये डिक्लेयर कर दिया, जो कि लार्जली ऑपोजिशन रूल स्टेट्स हैं, कि हम CAA को इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। तो क्या वो नहीं कर सकते हैं या तो उनके पास वो पावर है? जिस तरह से ये रूल्स फ्रेम किए गए हैं, देखिए पहले तो कानूनी तौर पे सिटीजनशिप एक्चुअली सेंटर का मामला होता है, लेकिन प्रोसीजरल तौर पे स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू सिटीजनशिप के एप्लीकेशन जाते हैं। जैसे कि एप्लीकेशन अर्लियर जो है वो पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया जाएगा, हाँ। फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रोसेस करता है, स्टेट गवर्नमेंट को भेजता है, फिर वहाँ से वो सेंटर पे आता है, ठीक है, हाँ। तो अब जो है सेंटर ने एक एम्पावर्ड कमेटी और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बना दी है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी को जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी उसको स्क्रूटिनाइज करके एम्पावर्ड कमेटी, जो कि उसके ऊपर की एक कमेटी है, उसको जाएगी और उसके बाद एम्पावर्ड कमेटी को पूरा पावर है ये डिसीजन लेने का कि इसको सिटीजनशिप दिया जाए या नहीं, और वो वहीं के वहीं अगर वो सेटिस्फाइड है डॉक्यूमेंट्स और सब कुछ देख के, एंटीसीडेंट्स वगैरह देख के। ये जो 2 कमिटीज़ के बारे में आपने बात की, इनके क्या क्या पावर्स हैं एग्जैक्टली? हाँ, तो सबसे पहले इनका कॉम्पोजिशन समझना जरूरी है। एक तो क्या है कि ये सेंटर के द्वारा अपॉइंटेड कमेटी है, तो स्टेट का अपॉइंटमेंट में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। दूसरा, इसमें जो एम्पावर्ड कमेटी है, इट इज़ हेडेड बाय डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशंस, अगेन अ सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन, और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जो है वो भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट उससे इज़ हेडेड बाय ए सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन, और इसमें जो मेंबर्स हैं वो भी कमोबेश सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, और सिर्फ नाम के तौर पे 2-2 इन्वाइटीज़ रखे गए हैं, जिसमें से कि एक दोनों कमेटीज़ में स्टेट गवर्नमेंट का मेंबर होगा, स्टेट होम मिनिस्ट्री से एक
पर्सन होगा और एक और। तो इस तरह से इनका प्रारूप पूरा इस तरह से तैयार किया गया है कि इसमें सेंटर हैज़ अ हेवी हैंड एंड स्टेट हैज़ वेरी लिटिल से। तो जो भी ये कह रहे हैं कि हम इसको स्टॉल कर देंगे, ये कर देंगे, उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा इसको रोकना, क्योंकि सारी पावर्स जो हैं वो सेंट्रल अथॉरिटीज़ के पास होंगी। तो इसलिए ये एक बड़ा उसमें बदलाव लाया गया है, जिससे कि स्टेट का पावर थोड़ा सा उसमें श्रिंक हो गया है। क्योंकि डीएम जो है वो स्टेट को रिपोर्ट करता है। दूसरी चीज़ है कि एम्पावर्ड कमेटी को जब डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी एप्लीकेशन भेज देगी एम्पावर्ड कमेटी को, तो एम्पावर्ड कमेटी के पास पावर है ये डिसाइड करने का कि इस एप्लीकेंट को सिटीजनशिप देनी है या नहीं देनी है। तो उसमें वो सिक्योरिटी एजेंसी से कंसल्ट करेगी, उनसे रिपोर्ट मंगाएगी। पहले तो ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखेगी सब प्रॉपर है कि नहीं, फिर सिक्योरिटी एजेंसी से कंसल्ट करेगी कि भैया ये पर्सन देश के लिए खतरा तो नहीं हो सकता, या इसके एंटीसीडेंट्स खराब तो नहीं है, ये कोई क्रिमिनल तो नहीं है, इसके ऊपर कोई केस तो नहीं। पूरा बैकग्राउंड चेक, पूरा बैकग्राउंड चेक करने के बाद एम्पावर्ड कमिटी, इफ इट इज सेटिस्फाइड, देन एंड देयर द एम्पावर्ड कमिटी कैन इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ सिटीजनशिप टू द पर्सन। ओके, और एम्पावर्ड कमिटी को ये पूरी पावर अपने हाथ में मिली हुई है। Okay. So we have to see how the states are saying that they are rebelling against this, but we'll see how they can stall this whole thing. The next question is, some of the states, like Meghalaya and Arunachal Pradesh, वहाँ पे ट्राइबल एरियाज़ में ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? वो तो CAA जब पास हुआ था दिसंबर 2019 में, उसी टाइम इंश्राइन कर दिया गया था कि ऐसे एरियाज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट जहाँ पे कि 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लागू है। 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ट्राइबल एरियाज़ को बेसिकली सेल्फ गवर्नेंस का मौका देता है। वहाँ पे उनके अपने तौर तरीके होते हैं, अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, अपनी लेजिस्लेशंस होते हैं, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं चलती है। उनकी अपनी उसी, जैसे आसाम में है, ठीक है, मेघालय में है, आपको नागालैंड में है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, वहाँ पे इनर लाइन परमिट वगैरह चलती है, मणिपुर में भी इनर लाइन परमिट वगैरह है। तो इनर लाइन परमिट वाले एरियाज भी एग्जेम्प्टेड हैं, 6th शेड्यूल वाले एरियाज भी एग्जेम्प्टेड हैं। ये इसलिए किया गया क्योंकि आप देखिए असम वगैरह में भी काफ़ी इन्फ्लक्स हुआ है बांग्लादेश से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और बाकी जगह जो नॉर्थ ईस्ट है उनमें ये फियर था कि भाई CAA के थ्रू जो है वो लोग ला के बसा दिए जाएंगे यहाँ पे। तो उनके पास ऑलरेडी एक डेमोग्राफी की प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि हमारा जो ट्राइबल कैरेक्टर है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है, क्योंकि बंगाली लोग आके बस गए हैं और देश की दूसरी जगहों से आके बस गए हैं। तो हमारा जो ट्राइबल कल्चर है, हमारी आइडेंटिटी है, हमारा लैंग्वेज है, वो थ्रेट में है, तो हमें प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। तो इसलिए उनको ये प्रोटेक्शन दी गई है। हालांकि इसके बावजूद आसाम में इसको लेकर काफ़ी हंगामा हो रहा है, पहले भी हुआ है, अभी भी हो रहा है, क्योंकि आसाम के लोगों का कहना है कि CAA जो है वो ज़मीनी तौर पर असम अकॉर्ड के खिलाफ है। क्योंकि असम अकॉर्ड कहता है कि 1971 के बाद जो भी आया है उसको इंडियन सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। यहाँ पे तो आपने 2014 तक कर दिया है, तो उनका कहना है कि आप तो असम में जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ इसका मुस्लिम इन्फ्लक्स का प्रॉब्लम नहीं है। द Assamese people, a large section of the Assamese society does not want even Hindus to stay there who have come after 1971, क्योंकि उनका कहना है कि हमारे यहाँ बंगाली लोग और बाकी लोग आके और भर गए और हमारा कल्चर चेंज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो उसको लेके वहाँ पे प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम अभी भी उससे सरकार को डील करना पड़ सकता है, क्योंकि आसाम में लेकर इसको रोष है। ओके। तो जैसे आपने क्रोनोलॉजी की बात की, मतलब पहले CAA फिर NRC, कैसे आगे हम देख रहे हैं चीज़ों को? देखिए, NRC तो आप गवर्नमेंट के पुराने नोटिफिकेशंस देखेंगे तो वो इंश्राइंड है। जिस दिन सेंसस होगा उसके बाद NPR होना है। NPR हाउस होल्ड सेंसस जो होगा उसके साथ होगा।
NPR एक बार होगा तो NRC होगा. Unless the government does not have the political will to do it, like when the CAA protests happened in 2019 and 2020, then the Prime Minister came and said कि भाई NRC की तो कोई बात ही नहीं है, आप लोग क्यों हंगामा कर रहे हैं, मेरी सरकार में NRC की कोई बात नहीं है. तो ये तो एक पॉलिटिकल विल की बात है. अगर आपको लगता है कि आपके करने से देश में बवाल हो जाएगा तो आप नहीं करेंगे, वो अलग बात है. लेकिन कानूनी तौर पे तो आपको करना है, क्योंकि वो एनश्राइंड है. जब आपने NPR डिक्लेयर किया तो उसमें NPR हो ही इसीलिए रहा है क्योंकि उसके बाद NRC होगा. हाँ, ये एनश्राइंड है. आप नहीं करें ये तो सरकार का प्रेरोगेटिव है, डिसाइड करें कि हमको ये नहीं करना, ना करें. नहीं करे या कब करे वो सरकार का प्रेरोगेटिव. राइट. सो हम ऑनलाइन पोर्टल में भी जाके एक हम देखना चाह रहे थे कि किस तरह से हम we can log in and how to understand step by step process of how somebody, an applicant, can actually apply for citizenship on the portal. So that's all for today, and thank you so much for watching. Thank you, Deeptiman, for joining us for this conversation. Thank you.